नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी के दोनों धड़ों के बीच शक्ति प्रदर्शन की जोर आजमाइश में फिलहाल अजीत पवार गुट दिखाई पड़ा भारी। 35 विधायक और 5 एमएलसी शामिल हुए। एमईटी बांद्रा में अजीत पवार गुट की एनसीपी ने उनकी ओर अपना समर्थन पाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से शपथ पत्र पर हस्ताक्षर भी करवाए गए। अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने सभा स्थल पर अपने संबोधन में 40 से अधिक विधायकों और एमएलसी के साथ रहने का दावा किया है। छगन भुजबल ने कहा कि लोग उन पर कानूनी मामलों के डर की वजह से पाला बदलने का आरोप लगा रहे हैं, ये सही नहीं है। छगन भुजबल ने कहा कि हम यहाँ केवल इसलिए हैं क्योंकि शरद पवार साहब के आसपास कुछ करीबी सहयोगी हैं, वो पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। एक बार जब आप उन्हें किनारे कर देंगे तो हम आपके पास वापस आने के लिए तैयार हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, जब हम शिवसेना की विचारधारा को स्वीकार कर सकते हैं तो फिर बीजेपी के साथ जाने में क्या आपत्ति है। हम एक स्वतंत्र इकाई के रूप में इस गठबंधन में शामिल हुए हैं। अजीत पवार ने शरद पवार की अगुवाई में पूर्व में लिए गए कुछ निर्णयों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2004 में अगर हमने उस समय कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया होता तो आज तक महाराष्ट्र में केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही मुख्यमंत्री होता। शरद पवार की नारीमन पॉइंट स्थित यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में बुलाई बैठक में 3 एमएलसी और 5 सांसद सहित 13 विधायक पहुंचे। 5 सांसदों में लोकसभा सांसद श्रीनिवास पाटिल, सुप्रिया सुले, अमोल कोल्हे और राज्यसभा सांसदों में फौजिया खान, वंदना चौहान शामिल हैं। अजीत पवार ने चुनाव आयोग में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह पर अपना दावा जताते हुए याचिका दाखिल की है। अजीत पवार ने चुनाव आयोग में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि एनसीपी ने सर्वसम्मति से उन्हें पार्टी का अध्यक्ष चुना है। अजीत पवार ने अपनी याचिका के साथ सांसदों, विधायकों, एमएलसी के 40 हलफनामे भी पेश किए हैं। इस संबंध में अजीत पवार की ओर से चुनाव आयोग को ईमेल भी भेजा गया है। उधर शरद गुट के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजीत पवार समेत 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। आयोग का कहना है कि इन याचिकाओं पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में पूर्व विधायकों के साथ बैठक की। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे 9 जुलाई से राज्य में यात्रा शुरू करेंगे। कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के एक मंत्री पर नौकरी के बदले पैसा लेने का आरोप लगाया है। कुमारस्वामी ने मंत्री का तत्काल नाम बताने से इनकार किया है। विधानसभा परिसर में हाथ में पेन ड्राइव लेकर आए कुमारस्वामी ने कहा है कि मेरे हाथ में मौजूद इस पेन ड्राइव में तमाम सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सही समय पर कर्नाटक की जनता के सामने वो इसका खुलासा करेंगे। जेडीएस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के जरिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और एक मंत्री पर नौकरी के बदले पैसा लेने का आरोप लगाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा ने कुमारस्वामी के दावे का समर्थन किया और कहा कि पार्टी जेडीएस के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेगी और कांग्रेस सरकार और सिद्धारमैया के कार्यालय के भ्रष्टाचार को उजागर करेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। हालांकि दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर बात हुई, फिलहाल इसका ब्यौरा सामने नहीं आया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के दौरे पर आज गढ़चिरौली में गोंडवाना विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ये मेरे लिए विशेष प्रसन्नता का विषय है कि महाराष्ट्र के इस यात्रा का मेरा पहला कार्यक्रम युवा पीढ़ी से जुड़ा एक दीक्षांत समारोह है। विश्वविद्यालय में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्राओं को बधाई देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 45% छात्राएं हैं और ये छात्राएं विशेष बधाई की हकदार हैं। इनसे प्रेरणा लेकर अन्य छात्राएं भी आगे बढ़ेंगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा के महत्व पर भी जोर देते हुए कहा कि किसी भी समाज के विकास के लिए, विशेष कर जनजातीय समाज और वंचित वर्ग की स्थिति को बदलने के लिए शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागपुर में कोराडी के श्री महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद राष्ट्रपति ने कोराडी में भारतीय विद्या भवन में रामायण सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में ये सांस्कृतिक केंद्र नागपुर और आसपास के लोगों को स्वाधीनता से जुड़े सेनानियों से अवगत कराने में मदद करेगा। राजधानी दिल्ली में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समिति ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत अधिकांश अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छता शौचालय में परिवर्तित करने से हाथ से मैला उठाने की समस्या समाप्त हो गई है। बैठक को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सभी राज्यों से अनुरोध किया कि वो अपने जिलों को हाथ से मैला उठाने की प्रथा से मुक्त घोषित करें। यूपी में आकाशीय बिजली से अब तक 11 मौतें हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकाशीय बिजली गिरने से मृत लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बिजली गिरने से घायल हुए लोगों के बेहतर इलाज के भी निर्देश दिए। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि 1901 के बाद से भारतीय प्रायद्वीप में सबसे गर्म जून का महीना रहा, क्योंकि इस क्षेत्र में औसत अधिकतम तापमान 34.05 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस क्षेत्र में 1901 के बाद जून में तीसरा सबसे अधिक औसत न्यूनतम तापमान 26.04 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग द्वारा जारी मासिक मौसम समीक्षा में यह भी कहा गया है कि मुख्य रूप से पूर्व और पूर्वोत्तर, दक्षिण प्रायद्वीप और उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। भारतीय प्रायद्वीप में जून में 88.6 mm बारिश हुई, जो 1901 के बाद से सबसे कम है। इस क्षेत्र में जून में सामान्य बारिश 161 mm होती है। इससे पहले 1976 में सबसे कम 90.7 mm बारिश दर्ज की गई थी। मौसम विभाग ने कहा कि 1901 के बाद जून के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में औसत अधिकतम तापमान 1979 में 34.47 डिग्री सेल्सियस, 1958 में 34.26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। देश के पूर्वी हिस्सों को भी जून में लू का प्रकोप झेलना पड़ा। बिहार में 1 से 22 जून तक, बंगाल में 1 से 18 जून तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12 से 21 जून तक लगभग सभी तारीखों पर लू से लेकर गंभीर लू चली। मौसम विभाग के अनुसार देश में पिछले महीने 1971 से 2020 की दीर्घावधि औसत से 10% कम बारिश दर्ज की गई है। जून माह में 148.6 mm बारिश हुई, जबकि दीर्घावधि औसत 165.3 mm वर्षा दर्ज की गई थी। केरल में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य की विभिन्न नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। भारी बारिश के कारण केरल के कई हिस्सों में व्यापक नुकसान की खबर है। मौसम विभाग ने केरल के 12 जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि तिरुवनंतपुरम और कोल्लम जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने राज्य के 6 जिलों कुन्नूर, कासरगोड, त्रिशूर, एर्नाकुलम, इडुक्की और कोट्टायम में शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की है। उधर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और कुन्नूर विश्वविद्यालय में भी आज की सभी परीक्षाएं स्थगित रहीं। जिला प्रशासन ने पेरियार और मुथिराप्पू झायार नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में उत्खनन और रात में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने भारी वर्षा के बाद तालुका स्तर पर राहत शिविर स्थापित करने का निर्णय लिया है, जहां इन्फ्लुएंजा से पीड़ित लोगों, अन्य राज्यों के श्रमिकों और विकलांग लोगों के लिए अलग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार तो हो रहा है, लेकिन 5 जिले अभी भी बाढ़ प्रभावित हैं। कई स्थानों पर नदियों के तटबंध टूटने से सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय प्रशासन स्थिति को सामान्य करने की कोशिश में जुटा हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक राज्य के 5 जिलों के 7,279 से अधिक नागरिक बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से गर्मी से परेशान लोगों को आज कुछ राहत मिली। मौसम के बदले रुख के बाद दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर के इलाकों में अगले 4 दिन तक बारिश हो सकती है। राजस्थान में महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा, दुष्कर्म और उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को लेकर भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में आज विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत भाजपा प्रदेश कार्यालय से हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंगोलिया के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। स्पीकर ओम बिरला भारतीय संसदीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये दल 6 से 8 जुलाई तक मंगोलिया यात्रा पर रहेगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। 5 जुलाई से 7 जुलाई तक चलने वाले इस सम्मेलन में संपूर्ण हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में हाल में हुई प्रगति एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर मंथन होगा। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि भारत सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। इसके बावजूद भारत इस दिशा में सबसे अधिक प्रयास करने वाला देश है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था होने के कारण भारत में ऊर्जा मांग 2030 तक 80,000 मेगावाट होगी और 47 तक 3 गुना हो जाएगी। ऐसे में भारत में निवेश की सबसे बेहतर संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र के जरिए कॉन्फ्रेंस के सफल आयोजन की शुभकामनाएं दी। साथ ही न्यू इंडिया के निर्माण में ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भारत लगातार नए लक्ष्यों को सिद्ध कर रहा है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय के सूद ने कहा कि हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने के लिए भारत सरकार कार्य कर रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तैयारी अपने अंतिम चरणों में है। एक छोटा सा ब्रेक। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। लॉन्चिंग की तैयारियों में लगी टीम भारत के सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 पर मध्य जुलाई तक लॉन्चिंग के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या GSLV मार्क 3 को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी कहा जाता है। इस प्रक्षेपण वाहन को इसरो द्वारा विकसित किया गया है। हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर में तेजी से हो रहे सामान्य हालात के बीच जनजीवन भी पटरी पर लौटने लगा है। इसी कड़ी में स्कूल बुधवार से फिर से खुल गए हैं और लगभग 2 महीने के अंतराल के बाद कक्षा 1 से कक्षा 8 तक सामान्य कक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं। सीमा सुरक्षा बल की महानिदेशक रश्मि शुक्ल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कजाकिस्तान के अलमाटी में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन SCO की एक बैठक में हिस्सा लिया। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के सीमा प्राधिकरण की 9वीं बैठक में भारत के अलावा संगठन से जुड़े देशों के सुरक्षा बल के प्रमुख शिरकत कर रहे हैं। BSE सेंसेक्स 33.01 अंक की गिरावट के साथ 65,446.04 अंक के स्तर पर बंद हुआ। NSE के निफ्टी में तेजी देखने को मिली। निफ्टी 9.50 अंक तेजी के साथ 19,398.50 अंक के स्तर पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 20 पैसे कमजोर होकर 82.22 के स्तर पर बंद हुआ। भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। सोने की कीमत 58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है। चांदी का भाव 69,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है।
एक बड़ी अमेरिकी कंपनी हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज HPE ने संशोधित उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन या PLI योजना के तहत भारत में उच्च मात्रा सर्वर का निर्माण शुरू करने के लिए मूल डिजाइन उपकरण निर्माता VVDN के साथ साझेदारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खबर को टैग करते हुए ट्वीट किया, निवेश के लिए भारत से बेहतर कोई जगह नहीं। हमारी युवा शक्ति से भरपूर भारत तकनीकी विनिर्माण और नवाचार के लिए विश्व अग्रणी केंद्र के रूप में उभर रहा है। बैंक ऑफ इंडिया महिलाओं को MSSC स्कीम के लिए खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बन गया है। ऑस्ट्रेलिया ऑनलाइन जुए के विज्ञापनों पर एक संसदीय जांच के बाद अगले 3 वर्षों में ऑनलाइन जुए के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश कर चुका है। माल एवं सेवा कर अधिकारियों ने देश भर में चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 4,900 से अधिक जाली GST पंजीकरण रद्द किए हैं। विनिर्माण सेवाएं देने वाली कंपनी सिंजीन इंटरनेशनल ने स्टेलिस बायोफार्मा के एक विनिर्माण कारखाने का 702 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने का करार किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने इंटरनेट का उपयोग न करने वाले ग्राहकों के लिए IVR आधारित UPI 123 पे को लॉन्च कर दिया है। फलस्तीन के वेस्ट बैंक के जेनिन शहर से इजरायली सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। इजरायली सेना ने मंगलवार देर रात फलस्तीनी शहर जेनिन से हटना शुरू कर दिया है। इजरायली सेना के फलस्तीनी शहर जेनिन में ड्रोन हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए। गजा में आतंकवादियों ने आज तड़के दक्षिणी इजराइल पर 5 रॉकेट दागे। इजराइल की आयरन डोम हवाई रक्षा प्रणाली ने इन्हें करारा जवाब दिया और सभी रॉकेट रोक दिए गए। इजरायली सेना ने बयान में पुष्टि की कि गजा पट्टी से 5 प्रक्षेपणों की पहचान की गई थी। इन्होंने आगे कहा कि हवाई रक्षा प्रणाली ने सभी रॉकेट प्रक्षेपणों को सफलतापूर्वक रोक दिया। यूक्रेन में एक सैन्य अधिकारी के अंतिम संस्कार के दौरान रूसी मिसाइल हमले में 12 बच्चों समेत 38 लोग घायल हो गए। प्रशांत महासागर के ऊपर रूस का एक MiG-31 लड़ाकू विमान प्रशिक्षण अभियान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बचाव दल विमान के चालक दल के 2 सदस्यों की तलाश कर रहा है। संयुक्त परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA द्वारा फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पानी को समुद्र में छोड़ने की अनुमति देने के बाद बुधवार को एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने संयंत्र का दौरा किया। दक्षिण कोरिया, चीन और प्रशांत द्वीप के कई देशों ने भी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। दक्षिण कोरिया जापान की फुकुशिमा के पानी छोड़े जाने की योजना पर जल्द ही प्रतिक्रिया जारी करेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ती गर्मी से पूरी दुनिया बेहाल है। 3 जुलाई यानी सोमवार का दिन धरती के इतिहास का सबसे गर्म दिन रहा। दुनिया भर में चल रही लू के कारण सोमवार को औसत वैश्विक तापमान 17.01 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस तापमान ने साल 2016 में बने पिछले रिकॉर्ड 16.92 डिग्री सेल्सियस को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अंटार्कटिका में इस समय सर्दियों का मौसम है, लेकिन यहां असामान्य रूप से उच्च तापमान दर्ज किया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उभरते अल नीनो पैटर्न के साथ जलवायु परिवर्तन इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। अधिकारियों ने बार बार चेतावनी दी है कि चीन अपनी बड़ी आबादी और असमान रूप से वितरित जल आपूर्ति के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। दक्षिण पश्चिम के यूनान प्रांत में जनवरी से मई में 55% कम वर्षा हुई है। वहीं चोंकिंग में हुई भारी बारिश ने बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है। बाढ़ के कारण अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर इस साल की शुरुआत में मध्य प्रांतों में हुई एक दशक की सबसे भारी बारिश के कारण गेहूं की फसल का व्यापक स्तर पर नुकसान हुआ है। दक्षिण अमेरिका हाल के सप्ताहों में अत्यधिक गर्मी की चपेट में है। उत्तरी अफ्रीका में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। अमेरिका की एक संघीय जिला अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया के नियंत्रण पर बाइडेन प्रशासन उपलब्ध किसी भी सामग्री के लिए कंपनियों पर दबाव नहीं डाल सकता और न ही नियंत्रित कर सकता। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो ने 31 सदस्यों ने संगठन के मौजूदा महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाने का फैसला किया है।
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट कल से हेडिंग्ले में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज के पहले 2 मैच अपने नाम किए थे और वो 5 मैच की सीरीज में 2-0 से आगे है। इंग्लैंड के उपकप्तान ओली पोप दूसरे टेस्ट मैच के दौरान दाहिना कंधा खिसकने के कारण एशेज के बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए। आने वाले दिनों में उनका ऑपरेशन होगा। लॉर्ड्स टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले स्टीवन स्मिथ को ताजा जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में फायदा मिला है। उस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए स्मिथ 4 स्थान चढ़कर दूसरे स्थान पर आ गए हैं। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन जो रूट को हटाकर दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं। यह छठी बार है जब विलियमसन रैंकिंग्स में शीर्ष पर पहुंचे हैं। जो रूट लॉर्ड्स टेस्ट में कुछ खास नहीं कर सके थे, रूट ने लॉर्ड्स टेस्ट में 10 और 18 रन की पारी खेली थी, जिसके चलते वो 5वें स्थान पर आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस गेंदबाजों की सूची में ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर आ गए हैं। कमिंस ने लॉर्ड्स टेस्ट में 4 विकेट हासिल किए थे। फिट इंडिया के एम्बेसडर और पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध कराटे एथलीट श्यामंतक गांगुली ने हंगरी में फुल कॉन्टैक्ट कराटे ओपन वर्ल्ड कप 2023 में कांस्य पदक जीता। 25 देशों से 450 से अधिक प्रतिभागी इस मार्शल आर्ट कार्यक्रम का हिस्सा थे। भारत दौरे पर आए अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने कोलकाता में मोहन बागान के पेले माराडोना सोबर्स गेट का उद्घाटन किया। फुटबॉल के दीवाने कोलकाता में हजारों प्रशंसक मार्टिनेज की एक झलक पाने के लिए मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मार्टिनेज को मोहन बागान द्वारा सम्मानित किया गया। लिवरपूल को छोड़ने वाले ब्राजील के स्ट्राइकर फर्मिनो ने सऊदी प्रो लीग में खेलने का फैसला किया है। उन्होंने सऊदी क्लब अल अहली के साथ 3 साल का करार किया। दिग्गज स्टार शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे अभिनेता लव सिन्हा फिल्म गदर 2 में कैमियो करते नजर आएंगे। फिल्म बवाल का टीजर बुधवार को जारी हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कंसंट्रेशन कैंप में मोनोक्रोम में सीन खूब सुर्खियां बटोर रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन आने वाली मर्डर मिस्ट्री फिल्म नियत में मीरा राव नामक एक सीबीआई अधिकारी की भूमिका निभा रही हैं। अमेरिका में एक प्रोजेक्ट की शूटिंग करने के दौरान घायल होने की खबरों के बाद सुपरस्टार शाहरुख खान मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए। फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने फिल्म मासूम के सीक्वल की थीम का खुलासा किया है। गुलजार द्वारा लिखित मासूम एरिच सेगल के 1980 के उपन्यास मैन, वुमन एंड चाइल्ड का रूपांतरण था। एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म तेजस 20 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। कंगना फिल्म में एयरफोर्स पायलट तेजस गिल का किरदार निभा रही हैं। बॉलीवुड स्टार काजोल और कीर्ति सेनन नेटफ्लिक्स मिस्ट्री थ्रिलर 2 पत्ती में मुख्य भूमिका निभाती नजर आएंगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।